तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको झूठ बोलना है, लोगों में प्रोपेगेंडा फैला के वोट बटोरना है, उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन हो सकता है? एक एक्टर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्मृति ईरानी का इंटरव्यू और स्मृति ईरानी के पास्ट कंट्रोवर्सीज। स्मृति ईरानी ने एक्टिंग का करियर छोड़ के बीजेपी को क्यों ज्वाइन किया? तो स्मृति ईरानी जो पहले एक एक्ट्रेस थी, आज वो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी है। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सीट पे लड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी से हार गई थी। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी की सीट पे लोकसभा इलेक्शंस में हरा दिया। तब राहुल गांधी को अमेठी सीट पे हराने वाली स्मृति ईरानी का इंटरव्यू देखते हैं। The kind of perspective I've got from the show, and I try keeping a very centrist approach if we're ever doing a political conversation, because that's just how I look at media. I think that you should be a centrist and keep. एक इंसान के सेंट्रिस्ट होने में और एक इंसान के अनबायस्ड होने में जमीन आसमान का अंतर है। एक इंटरव्यूअर वगैरह को अनबायस्ड होना चाहिए, सेंट्रिस्ट नहीं। फॉर एग्जाम्पल 200 साल पहले जब सती बहुत कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता था, तब राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग सती के बहुत खिलाफ थे। ये बहुत ही रैडिकल चीज था सती वगैरह को अपोज करना। सेंट्रिस्ट वगैरह बिल्कुल नहीं था। उस टाइम के सेंट्रिस्ट लोग ये नहीं चाहते, लेकिन ये सही बात था। सती को अपोज करना चाहिए था। उस टाइम पे सती को बैन करना एक सही काम था, भले ही वो रैडिकल क्यों ना हो। और एक और एग्जांपल है कि यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में पहले स्लेवरी बहुत कॉमन था। उस टाइम में जो रैडिकल लोग थे वो बोलते थे स्लेवरी को बैन करो। सेंट्रिस्ट वगैरह बोलते होंगे कि नहीं, स्लेव्स लोग को अच्छे से ट्रीट करो। तो उस टाइम पे सही काम क्या था? रैडिकल लोगों का स्लेवरी को बैन करना है, सेंट्रिस्ट लोग का स्लेव लोग को अच्छे से ट्रीट करना। सही था रैडिकल लोग का स्लेवरी को बैन करना। You should be both nothing. sides. You should be nothing. Exactly. In fact, you should not be centrist, leftist, or rightist. Nothing. I feel the closest way to define nothing is centrist. That's why I'm Possible. using the word Possible. centrist. And I think it's the ethical thing to do as a media professional. यहाँ तक कि स्मृति ईरानी भी पॉइंट आउट करती कि सेंट्रिस्ट नहीं होना चाहिए इंटरव्यूअर को। चलो एक काम तो अच्छा की जिंदगी में। What I do wish to ask you is about the other side. You're heading the Ministry for Minority Affairs. Yes. And I think you're the first practicing Hindu who's like headed it. Yes. You know the kind of criticism that comes your way, and I'll also represent a lot of my Muslim friends in Bombay itself, or the people who've been on the show. Their narrative has gone from being skeptical to bad to now, oh, geopolitically, yeah, the current government is good. आजकल जो जियोपॉलिटिक्स करते हैं, बोलते हैं बीजेपी ने जियोपॉलिटिकली इंडिया को इतना आगे पहुंचा दिया है। उनमें सबसे कॉमन चीज जो दिखता है वो है रीसेंसी बायस। वो लोग जो कहते हैं हमारे मोदी जी जियोपॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, एस जयशंकर जियोपॉलिटिक्स के बादशाह हैं। या तो इनका मेमोरी कमजोर होने की वजह से इनको 2014 के पहले के इवेंट्स याद नहीं है, या फिर टीवी और इंटरनेट पे मोदी 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 सुन के इन लोग का दिमाग भ्रष्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस पावर में थी तो इंडिया ने ब्रिक्स अलायंस को ज्वाइन किया था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का अलायंस। आसियान कंट्रीज और इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट भी जब कांग्रेस पावर में थी तब साइन हुआ था। जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर में थी तब भी इंडिया ने बहुत सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स अलग अलग कंट्री के साथ साइन किए थे, जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। कुछ लोग किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस को पासपोर्ट इंडेक्स वगैरह से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। उसमें भी इंडिया का कोई खास इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है मोदी गवर्नमेंट बीजेपी के पावर में आने के बाद। यानी सिर्फ और सिर्फ रिसेंसी बायस और बीजेपी का प्रोपेगेंडा ही है रीजन लोगों के ऐसा फील करने का कि बीजेपी तो जियोपॉलिटिक्स की मास्टर है, कांग्रेस तो जियोपॉलिटिक्स में कुछ करती ही नहीं थी। Firstly, I think that you're in a constitutional position where you cannot afford to say that I can serve you only if you're from my community. I can serve you only if you're from my caste. Which means I can serve you only if you're from my age bracket or my gender, which is absolutely hogwash. So Mamata Banerjee, being a Hindu, was heading minorities ministry in her state. Yeah. It becomes a big issue when I am giving that responsibility. एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक ऐसे इंसान को इंडिया के सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट का सीएम बनाया है, जिसने कहा है कि इफ दे किल 1 हिंदू वी विल किल 100 अपने स्पीच में। यानी सीधा सीधा कानून को अपने हाथ में लेके इनोसेंट को मारने के लिए बोला है, क्योंकि एक मौत के लिए 100 जिम्मेदार तो ये लोग ला नहीं पाएंगे। तो ऑफ कोर्स किसको मारेंगे? इनोसेंट को ही ना। ऐसे भड़काऊ भाषण देता है बीजेपी का सबसे बड़ा नेता योगी आदित्यनाथ। दूसरे तरफ एक बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर मॉब लिंचर्स, कन्विक्टेड मॉब लिंचर्स को माला पहनाता है। एक बीजेपी का एमएलए बिल्किस बानो के रेपिस्ट को संस्कारी बोलता है, उनके साथ स्टेज शेयर करता है। और स्मृति ईरानी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ऐसा काम करते हैं, वो माइनॉरिटी अफेयर्स में अगर किसी हिंदू को बैठाए वर्सेस टीएमसी में अगर या फिर ममता बनर्जी को अगर माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाए, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन असलियत में बहुत डिफरेंस है। एक पार्टी का पैटर्न देखा जा सकता है कि वो कितना ज्यादा एंटी माइनॉरिटी है बीजेपी।
My issue is, if you're truly a secular state, does not matter who's sitting in that position. Why don't you break it down in terms of what's the role of the Ministry for Minorities for a 13-year-old? See, I honestly think that when this ministry was construed, thought of, at that time the then Congress government felt कि भाई एक रिलीजन के लिए अलग से बना देते हैं. पर जो स्कॉलरशिप का स्कीम बीजेपी ने हटाया था वो तो उसके लिए तो सारे माइनॉरिटीज क्वालिफाई करते थे, वो तो सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं था जैसे स्मृति ईरानी क्लेम करती है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उसको कैंसिल कर दिया. एक तरफ बीजेपी कुंभ मेला में 100 करोड़ खर्च करती है, मध्य प्रदेश में कुछ हिंदूज के लिए फ्री में तीर्थ यात्रा करवाती है, दूसरे तरफ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप कैंसिल करती है, हज सब्सिडी कैंसिल करती है, फिर भी यहाँ पे बीजेपी की मिनिस्टर स्मृति ईरानी को सेकुलर स्टेट कहने का हिम्मत है. बीजेपी माइनॉरिटीज के साथ खुल्लम खुल्ला डिस्क्रिमिनेट करती है, बीजेपी हिंदूज को खुल्लम खुल्ला अपीज करती है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आ जाते हैं आपके सामने बोलने कि अपीजमेंट कितनी खराब चीज है. देखो कांग्रेस वगैरह पार्टी कितना अपीज करती है लोगों को. मोदी जी को खुद का डायलॉग सुनना चाहिए. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. बना देते हैं. बट व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी सेज कि रिलीजन आपका चाहे कुछ भी हो, अगर आप गरीब हो यू शुड गेट XYZ. That is a much more cohesive and secular approach. Yeah. अब जब स्मृति ईरानी बोल रहे हैं कि मोदी जी गरीबों का मदद करते हैं, मोदी जी धर्म नहीं देखते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो इसका मतलब है मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे होंगे ना, या कम से कम कांग्रेस से तो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे. लेकिन डेटा के हिसाब से तो ऐसा नहीं है. इंडिया के जो चिल्ड्रन है उनका न्यूट्रिशन बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के टाइम में इंक्रीज हो रहा था. जैसे मोर्टेलिटी रेट कांग्रेस के टाइम ज्यादा डिक्रीज हो रहा था कंपेयर टू NDA. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग, एनीमिया, इन सब में कांग्रेस ने बीजेपी से बेटर परफॉर्म किया है, वेस्टिंग को छोड़ के. और एडल्ट लोगों का अंडर न्यूट्रिशन जो कि बॉडी मास इंडेक्स से पता चल सकता है, उसमें भी कांग्रेस के टाइम पे अंडर न्यूट्रिशन ज्यादा डिक्रीज हो रहा था कंपेयर टू NDA. और एनीमिया तो बीजेपी ईयर्स में इंक्रीज ही होने लगा. एनीमिया एक डिजीज है जिसमें हेल्दी रेड ब्लड सेल जरूरत से बहुत कम होते हैं. इसमें बॉडी ऑर्गन्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए रहता है उतना पहुंच नहीं पाता है उन ऑर्गन्स के पास. चाइल्ड वैक्सीनेशन को छोड़ के मैटरनल हेल्थ भी कांग्रेस ने ज्यादा इंप्रूव किया था बीजेपी के कंपैरिजन में. लिटरेसी लेवल भी कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा इंप्रूव हो रहा था. और रही बात कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो सबसे ज्यादा पावर तो किसी भी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास हो सकता है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मेजर पॉलिसीज जो कि इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए चाहिए ताकि आप बिलियनियर्स वगैरह को टैक्स करके कॉमन लोगों पे, गरीबों पे स्पेंड कर पाओ, वो तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे इजीली कर सकती है. और इन सबसे सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में भी पता चलता है. क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्या लोगों के वेजेस बढ़ रहे हैं ताकि वो लोग अपने हेल्थ केयर में इन्वेस्ट कर पाएं, अपना लिटरेसी वगैरह बढ़ा पाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो. लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा था. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ केयर वगैरह, लिटरेसी लेवल वगैरह और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर करता है, वो भी कांग्रेस के टाइम पे बीजेपी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा था. कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो रियल वेजेस बहुत सारे वर्कर्स का बस 1% से ज्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, और कुछ वर्कर्स का तो डिक्रीज कर रहा है रियल वेजेस. स्मृति ईरानी गरीबों का बात कर रही थी, लेकिन जिन लोगों पे टैक्स इंक्रीज करके वर्किंग क्लास पे स्पेंड करना चाहिए ताकि वर्किंग क्लास का लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह इंप्रूव हो, उन लोगों पे जो टैक्स बीजेपी की गवर्नमेंट कम कर रही है. जो 5 करोड़ से ऊपर कमाते हैं उनका इनकम टैक्स डिक्रीज कर ली बीजेपी. कॉर्पोरेट टैक्स 30% से 22% कर दी. जो पैसा गरीबों के लिए, कॉमन लोगों के लिए स्पेंड होना चाहिए था, वो जाएगा जो पहले से ही अमीर है उनके बैंक अकाउंट के अंदर. जो अमीर है उनको और अमीर बनाने का काम किया जाएगा. कुछ लोगों को लगता है टैक्स का ट्रिकल डाउन होगा, वो अमीरों का पैसा अमीर लोग इन्वेस्ट करेंगे और कॉमन लोग को फायदा होगा. लेकिन ऐसा ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स बहुत से स्टडीज के हिसाब से काम नहीं करता है. फायदा बस अमीरों का ही होता है, कॉमन लोग का नहीं होता है टैक्स कट करने से. वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूंगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर इतना तक कोई देख भी रहा है तो